Hello students, this is chapter number 10 Financial Market, lecture number 5. लास्ट क्लास में हमने स्टॉक एक्सचेंज की मीनिंग, उसके फंक्शंस डिस्कस किए थे एंड साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डेपोजिटरी सिस्टम डिस्कस किया था, जिसमें हमने डेपोजिटरी पढ़ा था, डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स पढ़ा था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा था. आज की क्लास में हम ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज डिस्कस करने वाले हैं. डीमेटेरियलाइजेशन, स्टॉक इंडिसेस एज वेल एज डीम्यूचुअलाइजेशन, ये 4 टॉपिक्स मैं इसमें कवर करने वाली हूँ. ट्रेडिंग प्रोसीजर जो है ये बहुत ही ट्रिकी सा टॉपिक है जो आपको जनरली एक बार में समझ में नहीं आता है, बट आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल कि आपको जो है ये टॉपिक तुरंत समझ में आ जाए. तो ये वीडियो जो है आप एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से भरा हुआ है. इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है ये टॉपिक्स में कोई भी डाउट नहीं होंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम विद द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. सबसे पहले क्या होता है कि हमें जो है ब्रोकर का सिलेक्शन करना होता है कि हम आखिर किस ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में डील करेंगे. तो आप तो ये बात जानते ही हो ना कि हम बिना ब्रोकर्स के थ्रू, बिना रजिस्टर्ड ब्रोकर्स जो कि स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं, उनके बिना हम जो है स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते. तो यहाँ पर जो है जो भी बाइंग करनी है, जो भी सेलिंग करनी है सिक्योरिटीज की, ये जो है सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू ही हम डील कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो है अपना ब्रोकर चूज करना होगा. ये ब्रोकर कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या फिर कोई भी कॉर्पोरेट बॉडीज हो सकती हैं. तो हमने जो डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स पढ़े थे, जनरली वो लोग ही हमारे ब्रोकर्स का रोल प्ले करते हैं एंड हम जो है उनके साथ अपने आप को रजिस्टर करा करके जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स वगैरह हैं वो सारी हम जो है अपने ब्रोकर्स को दे करके हम जो है ब्रोकर्स के साथ डील कर सकते हैं. जब हम अपने ब्रोकर का सिलेक्शन करते हैं उसके पहले जो है कोई भी ऑर्डर प्लेस करने के पहले हमें क्या करना होता है, हमें जो है अपनी कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है, अपनी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि हमारा पैन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, हमारा एड्रेस, हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हमारा ऑक्यूपेशन, हम इंडियन हैं कि एनआरआई हैं, अपना रेसिडेंशियल स्टेटस आपको बताना होगा, अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होंगी. अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट ओपन है ऑलरेडी तो आपको वो भी बताना होगा. ठीक है, अगर आपने इसके पहले किसी और ब्रोकर के थ्रू काम किया, अगर आप किसी और रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू काम कर रहे हो, उस ब्रोकर का नाम बताना होगा. अगर आपका कोई क्लाइंट कोड नंबर ऑलरेडी है क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ठीक है, तो वो क्लाइंट कोड नंबर आपको बताना होगा. ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो है ब्रोकर क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट इन्वेस्टर के नाम पे ओपन कर देते हैं. तो सीधी सी बात है, आपको जो है ब्रोकर सिलेक्ट करना है एंड उस ब्रोकर को सिलेक्ट करने के बाद जो आपकी नेसेसरी डिटेल्स हैं, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, बैंक अकाउंट की डिटेल, डीमैट अकाउंट की डिटेल, ठीक है, अगर आप किसी और ब्रोकर के साथ रजिस्ट्रेशन करा रखे हो तो उस ब्रोकर का नाम बताना होगा. आपका क्लाइंट कोड नंबर कुछ होगा तो वो क्लाइंट कोड नंबर आपको बताना होगा. तो ये सारी डिटेल्स आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रोकर को बता देनी है. नेक्स्ट इज ओपनिंग डीमैट अकाउंट, या फिर डीमैट अकाउंट को हम बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी बोलते हैं. ठीक है, अगर आपका पहले से डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जब अपना ब्रोकर सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जो है आप अपने ब्रोकर को बोलेंगे कि मेरा जो है एक डीमैट अकाउंट ओपन करा दीजिए. तो यहाँ पर जो है आप अपने ब्रोकर के थ्रू डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो हैं आपके, उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना एक डीमैट अकाउंट डेपोजिटरी में ओपन करा सकते हैं. तो यहाँ पर जो है आप कंफ्यूज मत होना, हमारा अकाउंट तो डेपोजिटरी में ही ओपन होगा लेकिन जो है हमारे ब्रोकर के थ्रू होगा. साथ में जो एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए ताकि जो भी कैश रिलेटेड या बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो आप कंडक्ट कर पाओ. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है, आपको अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना है विद द हेल्प ऑफ डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स वेयर एट डेपोजिटरी, ताकि जो है जो भी सिक्योरिटीज में आप डील कर रहे हो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इजीली डील कर सको. इंडिया में करेंटली 2 डेपोजिटरीज हैं, NSDL, CDSL, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. डेपोजिटरी जो है इंटरेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स के
इन्वेस्टर्स से थ्रू डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स ओनली, ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो आप ऑर्डर किसको दोगे, आप अपने ब्रोकर को ऑर्डर दोगे। ठीक है, आप अपने ब्रोकर को पर्सनली मिल करके भी बोल सकते हो या फिर फोन या ईमेल के थ्रू भी आप उनको बोल सकते हो कि मुझे जो है ये शेयर्स इतने अमाउंट के खरीदने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही क्लियरली अपने ब्रोकर को बता देना है कि आपको कितने शेयर्स चाहिए या फिर कितनी सिक्योरिटीज चाहिए, कितने अमाउंट की चाहिए। तो जब ये डिटेल्स आप दे दोगे अपने ब्रोकर को, तो ब्रोकर क्या करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली शेयर्स और बेस्ट प्राइस जो है उसका ऑनलाइन जाकर के सर्च करेंगे। तो ब्रोकर विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। तो वो जो है अब छानबीन शुरू करेंगे कि कौन सा जो है आपको स्टॉक वो खरीद करके दें, मतलब कि आपसे कौन सा स्टॉक वो खरीदवाएं, किस सिक्योरिटीज में डील करवाएं, ये जो है आपके ब्रोकर आपको सजेस्ट करेंगे। फर्दर जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको जो है शेयर्स खरीदने हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है अपने ब्रोकर को बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, मैं जो है इससे सेटिस्फाइड हूँ, ये जो है आप मुझे खरीद के दे दो। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान से समझो कि एक इन्वेस्टर खरीदना चाहता है और दूसरा इन्वेस्टर बेचना चाहता है। तो यहाँ पर बॉट और सोल्ड 2 पॉइंट्स मेंशन्ड है, खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा जो है बेचने वाले इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर्टिकुलर प्राइस में। तो ये जो है इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर टर्मिनल एंड ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, आप जो है ऑर्डर प्लेस कर देंगे एंड जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको जो है एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप मिलेगी। ध्यान से आप समझो, ऑर्डर एग्जीक्यूशन के बाद ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप मिलेगी किसको, इन्वेस्टर को, कि हाँ हमने आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया है। तो यहां से जो है आपका एक 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है उसके बाद जो है कौन सी स्लिप दी जाती है इन्वेस्टर को, तो वो होती है ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। इसके बाद जो है जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है उसके 24 घंटे के अंदर क्या होता है, ब्रोकर जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करते हैं इन्वेस्टर्स को। ठीक है, इन्वेस्टर को कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया, उसमें जो है सारी डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में कितने शेयर्स आप खरीद रहे हो या फिर दूसरा इन्वेस्टर जो है कितने शेयर्स बेच रहा है, किस दाम पे, किस तारीख को। ठीक है, टाइम भी मेंशन्ड होता है, कितने बजे, एंड साथ में जो ब्रोकर के ब्रोकरेज चार्जेस होंगे वो सारी चीजें भी इसमें मेंशन्ड होती हैं इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में। तो ये एक तरीके से आप देखो तो एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट भी होता है जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स के बीच में अगर कभी कोई डिस्प्यूट इन केस हो गया तो सेटल किया जा सके। और हर आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट पे एक यूनिक ऑर्डर नंबर मेंशन्ड होता है। ध्यान से आप समझो, हर कॉन्ट्रैक्ट नोट पर एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर मेंशन्ड होता है। हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग जो है कोड नंबर होता है एंड वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट पे प्रिंटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग पेमेंट। तो यहाँ पर जो है आप सिचुएशन समझो कि एक इन्वेस्टर यहाँ पर बायर है, दूसरा इन्वेस्टर यहाँ पर सेलर है। तो जो बायर इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, खरीद रहा है तो पैसे पे करेगा, किसको पे करेगा, अपने ब्रोकर को। इन्वेस्टर जो सेलर इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, अपना शेयर्स दे देगा अपने ब्रोकर को। और ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनको ये काम कब करना है, जब इनको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया है उस दिन करना है, या फिर जब उन्हें पता चल जाएगा कि ब्रोकर जो है अब स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट करने वाले हैं, या फिर जो दूसरा ब्रोकर है वो जो है शेयर्स अपने स्टॉक एक्सचेंज को देने वाला है, उसके एक दिन पहले इन्वेस्टर्स को क्या करना है, कैश की पेमेंट कर देनी है या फिर अपने शेयर्स को हैंड ओवर कर देना है। नेक्स्ट जो है आप ये बात समझो, तो जो ब्रोकर है वो अगर स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट कर रहे हैं या फिर डिलीवर कर रहे हैं शेयर्स को, जिस दिन वो लोग पेमेंट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज को या शेयर्स को डिलीवर करेंगे स्टॉक एक्सचेंज को, उस डे को हम बोलते हैं पे इन डे।
ठीक है, मतलब कि अंदर की तरफ जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज को पैसे मिल रहे हैं, पेमेंट मिल रहे हैं या फिर शेयर्स मिल रहा है, तो वो डे जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट मिले या फिर शेयर्स मिले ब्रोकर के थ्रू, अलग अलग दो ब्रोकर्स हैं, उन एक ब्रोकर ने पेमेंट दे दी, एक ब्रोकर ने शेयर दे दिया, तो स्टॉक एक्सचेंज में जा रहा है ये दोनों चीज, इस दिन को हम पे इन डे बोलते हैं। अब सेटल कैसे होता है, सेटलमेंट साइकिल हमारा T+2 डे है, ठीक है, जो T+2 डे, ठीक है, 2 दिन के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या करेगी, एक ब्रोकर से शेयर लेकर के दूसरे वाले ब्रोकर को शेयर दे देगी, और जिनसे पेमेंट ली है उस ब्रोकर से पेमेंट ले चुकी है दूसरे ब्रोकर को अब पेमेंट कर देगी। मैं वापस से रिपीट कर रही हूं, जो ब्रोकर 1 है, जो बायर का ब्रोकर है, उसने पेमेंट कर दी है, अब उसको शेयर्स मिल जाएंगे, एंड जो शेयर्स दिया था स्टॉक एक्सचेंज को उस ब्रोकर को पैसे मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है आई थिंक। तो जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज ये अदला बदली करती है, मतलब कि जिससे पैसे ली है उसको शेयर्स दे देती है और जिससे शेयर्स ली है उसको पैसे दे देती है, तो ये बाहर की तरफ ट्रांजैक्शंस हो रहा है, ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन बाहर की तरफ हो रहा है इस दिन को हम पे आउट डे बोलते हैं। तो इस पे आउट डे के बाद 24 घंटे के अंदर जो ब्रोकर हैं, ब्रोकर के पास अब जो है, एक ब्रोकर के पास पैसा आ चुका है, एक ब्रोकर के पास शेयर आ चुका है, तो जिस ब्रोकर के पास शेयर आया है वो अपने इन्वेस्टर, वो बायर के खाते में डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर दे, और जिस ब्रोकर के पास पैसा आया वो ब्रोकर क्या करे, अपने इन्वेस्टर के खाते में पैसे जमा कर दे। तो 24 घंटे के अंदर ये जो पे आउट डे था, जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज ने अदला बदली की थी, ठीक है, उसके 24 घंटे के अंदर क्या करना है, ब्रोकर्स को अपने इन्वेस्टर्स को जो उनको चाहिए वो दे देना है। ये ब्रोकर जो है क्या कर सकते हैं, शेयर्स को डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं इन्वेस्टर के। तो ये जो है पूरा प्रोसीजर है, मैं वापस से आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना है, ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है। डीमैट अकाउंट आपके पास पहले से तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट खुलवा लो। डीमैट अकाउंट जब आप खुलवा लोगे तो आप ऑर्डर प्लेस करोगे अपने ब्रोकर को। अपने ब्रोकर को जब आपने ऑर्डर दे दिया है तो ब्रोकर क्या करेंगे, ब्रोकर जो है नेट पे सर्च करेंगे एंड बेस्ट मैच जो है ढूंढेंगे, मतलब जिस प्राइस पे आपने उनको शेयर्स खरीदने के लिए बोला है वो प्राइस पे वो शेयर्स सर्च करेंगे। जब वो ये चीज सर्च कर लेंगे, बेस्ट मैच ढूंढ लेंगे, उसके बाद वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे आपसे पूछ के, ठीक है। एग्जीक्यूट जब कर लेंगे तो आपको वो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप देंगे। इसके बाद जो है ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप के बाद वो जो है आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देंगे, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो है सारी चीजें मेंशन्ड होंगी कि आपने किस समय पर कितने पैसे के किस ब्रोकर के थ्रू, मतलब कितने शेयर्स ऑर्डर के, मतलब शेयर से रिलेटेड सारी चीजें। और इस कॉन्ट्रैक्ट नोट पर एक यूनिक कोड भी होगा, यूनिक ऑर्डर कोड, जो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जब इन्वेस्टर्स को मिल गया, ठीक है, इन्वेस्टर मींस पहला इन्वेस्टर दूसरा इन्वेस्टर, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों इन्वेस्टर को अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल चुका है, तो दोनों इन्वेस्टर क्या करेंगे, जो शेयर्स खरीद रहा है वो पैसे देगा अपने ब्रोकर को, ठीक है, और जो इन्वेस्टर शेयर बेच रहा है वो अपने ब्रोकर को क्या देगा, शेयर दे देगा। ये काम कब करना है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया वैसे कर सकते हो, या फिर जिस दिन ब्रोकर जो है स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट करने जा रहे हैं या शेयर्स देने जा रहे हैं उसके एक दिन पहले आपको ये काम कर देना है, अपने ब्रोकर को एकदम तैयार कर देना 24 घंटे पहले, ठीक है। तो आपने जो है अपने ब्रोकर को रेडी कर दिया, आपने अपने ब्रोकर को दोनों ने रेडी कर दिया। अब वो ब्रोकर्स क्या करेंगे, जिस ब्रोकर के पास पैसा है वो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को पैसे दे देगा, और जिस ब्रोकर के पास शेयर है वो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को शेयर दे देगा। तो इस दिन को, जिस दिन ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को देते हैं पैसा या फिर शेयर्स, इस दिन को हम पे इन डे बोलते हैं। फर्दर T+2, ठीक है, ये जो पे इन डे है ये T है, इसके 2 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है, पैसे और शेयर्स, ठीक है, कि अदला बदली करेगी, जिससे पैसे लिए उसको शेयर दे देगी और जिससे शेयर लिए उसको पैसे दे देगी। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज बाहर की तरफ ट्रांजैक्शन करती, इस दिन को हम पे आउट डे बोलते हैं। अब दोनों ब्रोकर्स के पास जो चीज उनको चाहिए वो पहुंच चुकी है। अब ये ब्रोकर क्या करेंगे, जो पे आउट डे है जिस दिन उनको मिला है उसके 24 घंटे के अंदर अपने अपने इन्वेस्टर्स को वो
पैसे या फिर शेयर्स दे देंगे, ठीक है। जिस ब्रोकर ने बेचा है उनको पैसे जिन ब्रोकर ने बेचा है, ठीक है, वो अपने इन्वेस्टर को पैसे दे देंगे, एंड जिन ब्रोकर ने शेयर खरीदा है वो अपने इन्वेस्टर के अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफर कर देंगे। यही पूरा सेटलमेंट साइकिल है जो मैंने आपको बिल्कुल इजी फॉर्म में एकदम अच्छे से बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब होता है अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करके रखना। बेनिफिट क्या है डीमेटेरियलाइजेशन के? कन्वीनियंट होगा, उठा के नहीं लेके जाना पड़ेगा। हम मॉर्गेज अगर करना चाहें, इसको प्लेज करना चाहें लोन लेने के लिए तो हम कर सकते हैं। चोरी नहीं होगा, कुछ लॉस नहीं होगा, कुछ भी धोखाधड़ी नहीं होगी शेयर सर्टिफिकेट्स में। पेपर वर्क रिड्यूस हो जाएगा और अलग अलग कंपनी के शेयर्स, सिक्योरिटीज आप एक सिंगल डीमैट अकाउंट में रख सकते हो। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द वर्किंग ऑफ डीमैट सिस्टम। तो ये ऑलमोस्ट वही प्रोसीजर है जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें डीपी को आइडेंटिफाई करना, अपने ब्रोकर को चूज करना है, अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना है पैन कार्ड की डिटेल फोटोग्राफ के साथ। अगर हमारे पास कोई फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट है तो वो हमें अपने डीपी को हैंड ओवर कर देना है विद रिक्वेस्ट कि उसको आप डीमेटेरियलाइज कर दो, ठीक है। अगर शेयर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किए तो इनिशियल पब्लिक ऑफर ये जो है कंपनी डायरेक्ट करती है, तो कंपनी को आपको क्या करना है, सिंपल डिटेल्स अपने डीमैट अकाउंट की और डीपी की दे देनी है। कंपनी जो है डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में अलॉटमेंट कर देगी, क्रेडिट कर देगी। अगर जो है आपको शेयर्स बेचने हैं थ्रू ब्रोकर तो आपको अपने ब्रोकर को या डीपी को इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि आपके अकाउंट को क्या करना है, उतने शेयर से डिडक्ट कर देना है, डेबिट कर देना है, एंड वो शेयर जो है डिलीवर करना है स्टॉक एक्सचेंज को। तो ब्रोकर जो है जब डिलीवर कर देगा उसके बाद जो है उसको क्या होगा, पेमेंट रिसीव होगी, और जब उसको पेमेंट रिसीव होगी तो वो जो है 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टर को क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं विद इन 2 days, T+2 है ना। तो जिस दिन जो है स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट रिसीव होती है, शेयर्स रिसीव होते हैं, उसके 2 दिन के अंदर ये सारे सेटलमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाते हैं, एंड 2 दिन के अंदर जो है इन्वेस्टर जिसको पैसे चाहिए उसको पैसे मिल जाते हैं, जिसको शेयर चाहिए उसको शेयर्स मिल जाते हैं। और ये T+2 डे आया कब से, सिंस अप्रैल 2003 से। यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म में देख लो, बाय या फिर सेल करने के टाइम पे आपको दोनों के पास डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप सेल कर रहे हो तो आपके पास पहले से ही डीमैट अकाउंट होगा। तो जिसको खरीदना है वो अपना डीमैट अकाउंट खुलवा ले, ट्रेडिंग अकाउंट्स वगैरह खुलवा ले। जिसको सेल करना है वो अपने डीमैट अकाउंट में कितना शेयर रखा है उसको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर जिसको खरीदना है वो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। जिसको सेल करना है वो जो है सेलिंग का ऑर्डर प्लेस करेगा कि बेच दो मेरे शेयर्स। फिर उसके बाद जो है ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज लेवल पे प्रोसेस किया जाता है, एंड फिर इसके बाद क्या होता है, जिसको शेयर्स चाहिए उसको शेयर्स मिल जाते हैं, जिसको पैसे चाहिए उसको पैसे मिल जाते हैं। तो यही आपका सिंपल सा प्रोसीजर है। नेक्स्ट हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्सेस की। तो 2 इंडेक्सेस के बारे में हमें अभी पढ़ना है, सेंसेक्स एंड निफ्टी, ठीक है। तो सेंसेक्स आप देख लो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स होता है। इसकी प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, 30 स्टॉक्स, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइसेस ऑफ 30 स्टॉक्स अक्रॉस की सेक्टर ऑफ BSE। 30 स्टॉक्स को कंसिडर करके सेंसेक्स की प्राइस कैलकुलेट की जाती है। निफ्टी, ठीक है, निफ्टी 50 ऐसे करके आप याद कर लो। तो ये N से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स होता है ये निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी जो है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है। इसमें जो है मैंने निफ्टी 50 बताया, तो 50% जो की स्टॉक्स होते हैं लिस्टेड उनकी प्राइसेस को देख करके तब जो है प्राइसेस कैलकुलेट की जाती हैं इसमें। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज डीम्यूचुअलाइजेशन। तो डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पर जो है 2 चीजों को अलग किया गया है, ओनरशिप एंड कंट्रोल स्टॉक एक्सचेंज का फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट ऑफ द मेंबर्स। मतलब ब्रोकर्स को और स्टॉक एक्सचेंज को अलग रखा गया है ताकि ब्रोकर्स जो है अपने पर्सनल गेन के लिए इसका फायदा ना उठा पाए। डीम्यूचुअलाइजेशन जो साथ में मिलकर के पहले ही काम करते थे वो अलग अलग कर दिया गया, स्टॉक एक्सचेंज अब अलग है और ब्रोकर्स अब अलग हैं। कुछ माइलस्टोन्स भी मैंने इसमें मेंशन किए हैं, जैसे आप कुछ पॉइंट्स देख लो। 1875 में BSE स्टैब्लिश हुआ था एज द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। उसके बाद 1956 में BSE जो है फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कंसिडर हुआ, ठीक है, अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
1993 में NSE जो है रिकॉग्नाइज हुआ ऐसा स्टॉक एक्सचेंज। 2000 में कमेंसमेंट स्टार्ट हुई इंटरनेट ट्रेडिंग, ठीक है, एट NSE में जो है 2000 में इंटरनेट ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। 2001 में BSE ने कमेंस किया डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, ठीक है, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग 2001 में BSE ने स्टार्ट किया। 2008 में NSE ने ये ट्रेडिंग स्टार्ट की करेंसी डेरिवेटिव्स की, ठीक है, NSE ने करेंसी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग 2008 में स्टार्ट की। 2013 में न्यू डेट सेगमेंट लॉन्च हुआ एंड 2017 में इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज INX आया, ठीक है, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज ओपनड इन गुजरात 2017 में। तो MCQ के लिए ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो एक बार आप वापस इन सारे पॉइंट्स को देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, क्लियर इट आउट। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।